हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल और आज ये मैंने वीडियो बनाया है क्लास 8 आईसीएसई केमिस्ट्री का। ये वीवा पब्लिकेशन की बुक है जिससे मैंने एक चैप्टर लिया है इनके डिजिटल रिसोर्स से। और मैं इस चैप्टर का आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। एक्चुअली एक बेसिक चैप्टर है जो कि 9th और 10th में भी आता है, तो जो स्टूडेंट्स 9th और 10th में भी हैं और उनको कहीं कोई डाउट है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि उनको वो डाउट उनका क्लियर हो जाए। और जैसे आपका क्या केमिस्ट्री सब्जेक्ट या साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेरा मानना है अगर आपकी उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अगर आपको अच्छे से होती है तो फिर साइंस सब्जेक्ट टफ नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए तो फिर वो साइंस जो होती है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होती चली आती है। और स्पेशली अब हमारे जो एग्ज़ाम्स में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछेंगे और उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग 1 बाय 1 ये सारे चैप्टर्स हैं हमारी इस बुक में। मैटर है सबसे पहला चैप्टर, फिर सेकंड चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इस तरीके से करते करते 1 बाय 1 9 चैप्टर्स इसमें हैं और मेरी कोशिश रहेगी मैं हर एक चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूं और आपको मैं एक्सप्लेन करूं। और आप भी कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, या आपके इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगी उस डाउट को क्लियर करने के लिए। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट का और कौन सा टॉपिक आपको एक्सप्लेन दूं अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 मैटर। इसमें हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कि मैटर क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और ये अधिकतर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। आपको उसके 5 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ऐसे लिखने पड़ते हैं और काफ़ी ईजी है, तो उसको हम समझेंगे। फिर हम मैटर की जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से स्टेट्स होते हैं। और फिर चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में इन्होंने एक वार्म अप एक्टिविटी दे रखी है, क्योंकि मैंने बताया कि ये टॉपिक जो है 6th और 7th क्लास में भी आपने पढ़ा है। और ये पूछते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इन्होंने बोला है कि इस बॉक्सेस में आप सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डायग्राम बनाइए जिसमें बताइए कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा आप लोग सोचिए और आपने छोटी क्लास में पढ़ा है और आपने अपनी बुक में ड्रॉ करिए। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली प्लेस्ड रहते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है। लिक्विड के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसेस के काफ़ी दूर होते हैं, इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी होता है। तो इसके बेसिस पे आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टेट द रीज़न वाई द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ डिफरेंट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इनमें अब हम जैसे कि हमने कहा कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली या क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड्स में लूज़ होते हैं और आपके गैसेस में वेरी लूज़ होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न इनकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है। वही आज हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। हर वो चीज़ जो आप अपने आसपास देख रहे हैं जिसका कोई ना कोई मास है, कुछ ना कुछ वेट है, चाहे हैवी हो या लाइट हो, लेकिन वेट है और जिसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसने जगह घेर रखी है, थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, वो मैटर है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हो, आपकी बुक है, आपका बॉक्स है ना, आपका पेन है, हर किसी का वेट होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऐसे आप पानी जो पीते हो तो उसका वेट है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। हमारे आसपास जो हवा है वो भी मैटर है, क्योंकि उसका भी स्पेस होता है, वो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका भी मास होता है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज मैटर। ये बहुत ही इसकी बेसिक डेफिनेशन है और ये एकदम अपने आप में एक कंप्लीट डेफिनेशन है। अगर आप ये लाइन लिख के आते हैं तो ये कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है और आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लीजिए। अच्छा, ये एक बात और आप ध्यान रखो, केमिस्ट्री में जब भी डेफिनेशंस आती हैं आप प्लीज़ डेफिनेशंस को कोड करने की कोशिश करिए, उसको ओन लैंग्वेजेस में मत लिखिए, क्योंकि आप जब ओन लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप एक आध कोई इंपॉर्टेंट वर्ड मिस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पॉइंट मार्क्स वहाँ पे कट हो सकते हैं। इसलिए साइंस में आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको डेफिनेशन पूछी गई है तो आपको डेफिनेशन एज इट इज़ कोड करनी है, आपको अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिखनी। आप उसका एक्सप्लेनेशन अपने ओन वर्ड्स में दे सकते हैं, वो चल जाएगा। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर, ये मैटर की डेफिनेशन हो गई।
मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल एटम्स। मैटर किससे बने होते हैं? सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। यूजुअली एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। आपने पढ़ा है कि एटम क्या होता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ नोबल गैसेज जो होती हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये सिंगल रूप में रहती हैं, जैसे हम इसको HE लिखते हैं, NE लिखते हैं या AR लिखते हैं। लेकिन बाकी जो तुम्हारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, तुम जैसे याद करो, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप O2 लिखोगे, या आपका नाइट्रोजन है उसको N2 लिखोगे, तो आप उसके नीचे 2 या 3 या 4 ऐसे नंबर्स लिखते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दस तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो जब एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल कुछ नहीं, ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन टुगेदर टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो वो इसके लिए वो आपस में ग्रुप बना लेते हैं। कोई 2 का ग्रुप बनाता है, कोई 4 का ग्रुप बनाता है, कोई 6 का बनाता है, इस तरह से ग्रुप बनाते हैं। जनरली जो एलिमेंट्स हमने मोस्टली देखे हैं वो 2 के ग्रुप वाले एलिमेंट्स काफ़ी होते हैं, ठीक है ना। तो इन ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यूजुअली एन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दस एटम्स कंबाइन टू फॉर्म molecules. We have learned in previous classes that matter exists in 3 states: solid, liquid and gas, है ना। हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि मैटर के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और सबसे अच्छा एग्जांपल वाटर का अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आइस बन गया, तो आइस सॉलिड स्टेट है। वाटर जो खुद में है वो लिक्विड स्टेट है, और वाटर को जब हम हीट करते हैं और उसकी स्टीम बनती है तो वो गैसियस स्टेट है। तो मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड आप जैसे आपने बॉक्स लिया, पेंसिल बॉक्स लिया, वो एक सॉलिड है, क्योंकि उस पेंसिल बॉक्स का जो शेप है वो फिक्स है, वो जितनी वॉल्यूम उसका है, मतलब जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो फिक्स होती है। तो जितने भी, इसी तरीके से आपको डस्टर है, आपकी बुक है, ठीक है ना, आपका बैग है, तो ये सारी चीज़ें सॉलिड में आएंगी। बिकॉज सॉलिड क्या होता है, कैसे आप पहचानते हो कि सॉलिड है? उसका फिक्स शेप होगा और वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट स्टेट है लिक्विड। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर विच दे आर पोर्ड इन। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो तो फिक्स होता है। जैसे आपने 1 लीटर पानी लिया या 1 लीटर दूध लिया, तो लीटर क्या है? वॉल्यूम है ना। तो उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, लेकिन शेप क्या हो जाता है? जैसे आपने अगर 1 लीटर दूध को आपने बॉटल में डाला तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, अगर आपने उसको पतीले में डाला तो पतीले के शेप का हो जाएगा, आपने ग्लास में डाला तो ग्लास के शेप का हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है लिक्विड्स का, लेकिन उनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है। उसी तरह गैसेस क्या होती हैं? गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। गैस का तो ना शेप फिक्स्ड है ना वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर आपने वो परफ्यूम की बॉटल छोटे से 100 ml की उसमें आपने ले रखा है परफ्यूम, तो आप उसका 100 ml में होगा। अगर आपने उसका लिड ओपन कर दिया तो वो पूरे रूम को, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो उसको जितना स्पेस अवेलेबल मिल जाएगा उसका वॉल्यूम उसके हिसाब से हो जाएगा। तो गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि गैस का जो ना शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। दे टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे आर कैप्ट इन। जिस कंटेनर में आप उसको रख दोगे वो उसी का शेप ले लेगा, उसी का ही वॉल्यूम वो ले लेगा। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑफ दीज 3 फॉर्म्स। अब देखिए इन्होंने यहाँ पे रीज़न पूछा था कि स्टेट द रीज़न वाई द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम इसको काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि क्यों इनके 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को ध्यान में रखते हुए। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर कैन एग्जिस्ट इन। आपने किसी भी मैटर का टेम्परेचर क्या रखा है, उस पर कितना प्रेशर है, उस पर डिपेंड करता है उस मैटर का स्टेट क्या होगा। सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो, या वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मैटर क्या होता है। मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वो मैटर है। सेकेंड, मैटर जो होता है वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स एटम्स से मिलकर बनता है। एटम्स क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स के 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। जो सॉलिड्स होते हैं उनके फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है, जबकि लिक्विड्स का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, और गैसेस में ना शेप फिक्स्ड होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। मैटर का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, वो डिपेंड करता है कि उस मैटर का टेम्परेचर और प्रेशर कितना है। नाउ
तो अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर help us to explain why matter exists in different states, solid, liquid and gas, and how it can change from one state to another। ये थ्योरी हमको ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है कि मैटर अलग अलग स्टेट्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं और वो किस प्रकार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होते हैं। द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन assumptions such as matter consists of very tiny particles that are constantly in motion and possess kinetic energy। जो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं और ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मोशन में होते रहते हैं, यहाँ के वहाँ भागते रहते हैं और उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। तो इस काइनेटिक थ्योरी का बेसिस क्या है, इसका अजम्पशन क्या है कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। इन्हीं पार्टिकल्स हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स या हम पार्टिकल्स बोले तो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं और इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। There exist intermolecular forces of attraction between the molecules and the distance between them is called the intermolecular space or distance। ये जो particles होते हैं इनके बीच में एक force of attraction होता है जिसकी वजह से ये particles आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वो उस मैटर को छोड़ के नहीं जाते हैं। इस force of attraction को हम intermolecular force of attraction कहते हैं। देखिए जहाँ पे word inter आता है, inter का मतलब आता है in between टू डिफरेंट पार्टिकल्स, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर होता है। अगर ये इंट्रा होता है वर्ड तो इंट्रा मतलब हो जाता है विदिन, तो यहाँ पे विदिन की बात नहीं हो रही है, बिटवीन टू पार्टिकल्स हो रही है, इसलिए हमने वर्ड जो लिया है वो इंटर लिया है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब होता है कि दो पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। उसी तरीके से अगर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस होगी तो स्पेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। तो मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर क्या है? फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। फर्स्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरी का? मैटर कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच कुड बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सेकेंड, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड हैंस पजेस काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये लगातार मोशन में रहते हैं और इनके पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। The atoms, molecules are in random motion resulted in collision with other atoms, molecules of the same matter and also of any other matter they come in contact with। चूँकि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, ये लगातार रैंडम मोशन में रहते हैं जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं, ठीक है। और ये आपस में जो मैटर है इनसे भी टकराते रहेंगे या कोई और मैटर इनके कांटेक्ट में आएगा तो उसके पार्टिकल से भी टकराएंगे, तो इनके बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन का मतलब क्या होता है? टकराना। ये टकरा जाते हैं क्योंकि रैंडमली जिगजैग मोशन में ये घूम रहे हैं, तो इनके सामने इनके रास्ते में अगर कोई भी अदर पार्टिकल आता है तो उससे टकराते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कोलिजन्स द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर्स बिटवीन द कोलाइडिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स। और जब ये पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, मतलब कोई एनर्जी किसी एक पार्टिकल से एनर्जी दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर हो जाती है। तो एक एब्जॉर्ब कर लेता है एनर्जी और एक एनर्जी को रिलीज कर लेता है। अ चेंज इन फेज में अकर व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज चेंज। किसी भी मैटर का फेज चेंज होता है, मतलब स्टेट चेंज होता है अगर उसकी एनर्जी चेंज हुई, है ना। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो उसका फेस चेंज हो जाएगा, अगर उस पार्टिकल का अगर एनर्जी कम हुई तो भी उसका फेस चेंज हो जाएगा। तो जब वो आपस में कोलाइड करते हैं और इनका एनर्जी चेंज होता है तो उनका फेस भी बदल जाता है। देयर आर एम्प्टी शेप्स बिटवीन एटम्स, ये शेप्स नहीं है, स्पेस है। देयर आर एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर। ये एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस होती है। दीज एम्प्टी स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। तो ये जो बीच में जो स्पेस होती है इसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। There are attractive forces between the molecules of a substance. The force of attraction between the molecules is called intermolecular force of attraction. एक attractive force होता है molecules के बीच में और इसी force of attraction को हम बोलते हैं intermolecular। जो space होती है उसको intermolecular space बोलते हैं और जो particle के बीच में force of attraction होता है उसको हम intermolecular force of attraction बोलते हैं।
द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के। देखिए कॉमन सेंस ही बताता है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज इफ देयर इज मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है अगर आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, है ना। अगर कोई चीज़ दूर दूर होगी तो उसका मतलब क्या, उसमें अट्रैक्शन कम है। अगर इनका बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। द फोर्स दैट बाइंड्स द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज नोन एज द फोर्स ऑफ कोहेजन। अच्छा, जिस फोर्स की वजह से मॉलिक्यूल, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहते हैं, इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ कोहेजन कहते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन के लिए जो वर्ड प्रॉपर वर्ड है वो है कोहेजन। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिमिलर टाइप एक्सर्ट द फोर्स ऑफ कोहेजन। अगर एक जैसे मॉलिक्यूल, जैसे वाटर की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो तब हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शब्द के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो आएगा कोहेजन, क्योंकि वो सेम वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। लेकिन अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल और वो ग्लास के वॉल के बीच में है तो दो डिफरेंट हो गए ना, ग्लास के वॉल के पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स। इनके बीच दो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जो वर्ड आएगा वो फोर्स ऑफ एडहेशन आएगा। तो कोहेजन और एडहेशन दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लेकिन कोहेजन का मतलब होता है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में होता है, और फोर्स ऑफ एडहेशन कब होता है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट टाइप्स एक्सर्ट द फोर्स ऑफ एडहेशन, राइट। तो हमने इसमें ये मेन पॉइंट्स है आपके काइनेटिक थ्योरी के कि मैटर बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच से मिलके बनता है। ये कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये आपस में रैंडम मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से आपस में इनके बीच में कोलिजन होता रहता है। जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, इनमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। और जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, जब एनर्जी आपकी बढ़ती है या घटती है, तो इनका फेस चेंज हो जाता है। फेस चेंज हो जाता है मतलब इनका स्टेट बदल जाता है। फिर हमने पढ़ा कि इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। इन स्पेसेस को हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला है। इन पार्टिकल्स या इन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होती है, उस स्पेस को हमने इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोला है। इन पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है, जिसको हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोला है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं वो इन्वर्सली रिलेटेड रहते हैं। आपका जितना ज़्यादा स्पेस होगी उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना कम स्पेस होगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और लास्ट पॉइंट है नेचर मॉलिक्यूल्स। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनके लिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है फोर्स ऑफ कोहेजन और फोर्स ऑफ एडहेशन। दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो कोहेजन कहलाता है, और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो एडहेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, स्टेट्स ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से अब हम सारे स्टेट्स, तीनों स्टेट्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। The states of matter is decided on the basis of intermolecular force of attraction and intermolecular spaces between the particles of matter। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को तुम पढ़ोगे इसी के बेसिस पे कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है और उनके बीच में स्पेसेस कितना है। ठीक है, तो इसी में ही तुम्हारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आएगी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। फर्स्ट, सॉलिड। देखो ये जो डायग्राम है इसमें आप ये पार्टिकल्स देख रहे हो येलो वाले, ये देख रहे हैं आप कितने पास 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 आपके अरेंज्ड है। इनके बीच स्पेस नहीं, बहुत कम स्पेस है। तो ये जो बीच में थोड़ी छोटी भी स्पेस दिख रही है ना, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है ना। तो let us start solids. The molecules are closely packed to each other in solids and the intermolecular space is negligible. Solid के केस में जो molecules होते हैं वो बहुत closely packed होते हैं और इनके बीच में जो space होती है वो बहुत ही negligible यानी कि ना के बराबर होती है। मतलब काफ़ी पास एकदम फंसे हुए होते हैं, एकदम पास सट के लोग ये particles arranged रहते हैं, इनके पास ना के बराबर space होती है। Due to this, the intermolecular force of attraction between the particles is the strongest। क्योंकि ये काफ़ी पास होते हैं इसलिए इनके बीच में जो force of attraction होता है वो काफ़ी strong होता है, strongest होता है। The molecules are arranged in a well defined order and remain fixed
इन देयर पोजीशन। जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं ये प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज रहते हैं, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जाते। इसीलिए जो सॉलिड होता है उसका शेप जो होता है वो डेफिनेट होता है, वो फिक्स्ड शेप होता है उनका, उसका शेप बदलता नहीं है। आपने डस्टर अगर आपकी टेबल के ऊपर रखा तो भी डस्टर का शेप वही रहेगा, आप टीचर के टेबल पर भी रख दोगे तो भी डस्टर का शेप वही रहेगा, आपके घर में भी अगर डस्टर है तो उसका जो शेप है वो वही रहेगा। मतलब सॉलिड का क्या होता है, शेप बदलता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफ़ी वेल डिफाइंड वे में, ऑर्डर में वो अरेंज रहते हैं और उनकी पोजीशन फिक्स रहती है। The interparticle force of attraction between the molecules is so strong that the kinetic energy is not enough to break the force. क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा तेज होता है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब लो होती है, जब आपने खाना नहीं खाया, आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आपको यहाँ वहाँ घूमने की हिम्मत नहीं होती ना। तो बस वैसे ही लॉजिक यहाँ पे लगाओ, चूँकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, इसकी वजह से क्या होता है, इनके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। वो वाइब्रेट तो करते हैं लेकिन अपनी जगह छोड़ के नहीं जाते हैं, इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती कि वो यहाँ से वहाँ घूमने लगे। तो इसकी वजह से इनका जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है। हैंस द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड हार्डली मूव अबाउट, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजिशन। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सॉलिड के केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लो होती है और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ हार्डली मूव करते हैं और उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स रहती है, वो अपनी ही पोजीशन में सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, वो छोड़ के नहीं जा सकते अपनी पोजीशन को। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड। जो लिक्विड जो स्टेट आता है वो सॉलिड और गैस के बीच का आता है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ना वो सॉलिड और गैस के बीच की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो इस डायग्राम में फिगर 1.2 में आप देख रहे हो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े दूर दूर अरेंज है, इनके बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा। देखो आप सॉलिड में दोबारा देखो, सॉलिड के पार्टिकल्स कितने पास पास अरेंज थे, इनके बीच की स्पेस ना के बराबर थी। लेकिन वही जब हम लिक्विड के पास आते हैं तो हम देखते हैं लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है ना। The molecules in liquids are less closely packed to each other as compared to solids and more closely packed in comparison to gas. तो जो liquid state होती है वो solid और gas का बीच का होता है। तो जो उनके जो molecules होते हैं वो solid से अगर इनका अरेंजमेंट देखा जाए तो इनके बीच की जो स्पेस होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। देयरफॉर द मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस देन सॉलिड बट मोर एज कम्पेयर टू गैसेज। इसके वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है लेकिन गैस से ज़्यादा होता है। मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लेकिन सॉलिड से कम होता है अगर कंपेयर किया जाए, और गैस से कंपेयर किया जाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज़्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स एंड लिक्विड्स आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव। जैसे हमने सॉलिड में पढ़ा था कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिक्विड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दे मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद इन द लिक्विड, लेकिन लिक्विड को छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी कि वो फ्री तो मतलब मूव तो करेंगे लेकिन अंदर ही, लेकिन पूरा लिक्विड को छोड़ के नहीं जाएंगे। दैट इज द रीजन दैट लिक्विड्स हैव द एबिलिटी टू फ्लो। इससे जो लिक्विड होता है वो फ्लूइड कहलाता है या फ्लो कर सकता है, बिकॉज इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में वीक होता है, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, जो कि इसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लिक्विड कैन फ्लो, है ना। देखा ना पानी आपका गिर जाता है टेबल में तो बहता है ना, उसी बहने को तो हम फ्लो कहते हैं। तो वो क्यों बह रहा है? क्योंकि इनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, लेकिन इतना भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि वो पानी वो स्पेस ही छोड़ के चला जाए, ठीक है ना। द काइनेटिक एनर्जी इज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। देखो वही चीज़ लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी अभी भी इनके पास सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पास होती है, लेकिन फिर भी इतनी नहीं होती है कि इसके पार्टिकल्स उसको छोड़ के वहाँ से चले जाएं। द काइनेटिक एनर्जी इज स्टिल नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। हाउएवर द एडिशन ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन मेक द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर हम लिक्विड को जरा भी गर्म करेंगे, जरा भी इसका एनर्जी इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्पेस को वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। जैसे आपने जब पानी को गर्म करते हो तो देखते हो ना थोड़ी देर में पानी की वाटर वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि जब आपने इसको हीट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाटर को छोड़ के भाप बन के ऊपर उड़ने लगते हैं।
ड्यू टू दिस रीजन लिक्विड्स टेंड टू एवेपोरेट व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। इसलिए जब लिक्विड को आप हवा में ऐसे छोड़ देते हो तो वो आसपास की गर्माहट को एब्जॉर्ब करता है और वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये लिक्विड था। अब नेक्स्ट हम आते हैं गैसेस पे। अब आप गैस का ये डायग्राम देख रहे हो, गैसेस का फिगर 1.3। इसमें आप देख रहे हो पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी दूर दूर हैं, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है solid और liquid की comparison में। तो the molecules in gases are far from each other and the intermolecular space is the largest in comparison to liquids and solid। तो gases में जो intermolecular space होता है वो liquid और solid के comparison में सबसे ज़्यादा होता है, largest होता है। Therefore the intermolecular force of attraction is negligible in gases। इसलिए जो force of attraction होता है वो सबसे कम होता है, मतलब space सबसे ज़्यादा होती है इनके पास और force of attraction सबसे कम होता है। The particles in gases are not arranged in fixed order and keep moving randomly in the available space। जो इनके जो particles होते हैं वो fixed order में नहीं अरेंज रहते और randomly वो यहाँ के वहाँ होते हैं। आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि इसको किसी हमने fixed order में नहीं बनाया है, वो randomly भी हमने कहीं पे भी वो पार्टिकल बना दिया है, यानी कि उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। वो जो भी स्पेस उनको मिलता है, छोटी जगह मिली तो छोटी जगह फैल जाते हैं, बड़ी जगह मिलती है तो ये पार्टिकल्स बड़ी जगह में फैल जाते हैं। The kinetic energy of the particles is sufficient to overcome the interparticle force of attraction, thus enabling the particles to move away from each other। इनके पास kinetic energy इतनी होती है, इतनी ज़्यादा kinetic energy होती है गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में कि ये अपना force of attraction easily ब्रेक करके वो यहाँ से वहाँ मूव कर जाते हैं। इसलिए अगर गलती से भी अगर आपको परफ्यूम की बॉटल खुली छोड़ी है, सपोज करो कि मंदिर में मम्मी ने घर के मंदिर में पूजा करी, वहाँ अगरबत्ती लगाते थोड़ी देर बाद सारे कमरों में अगरबत्ती की खुशबू आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो धुआं उठ रहा है, जो गैसेस उठ रही हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जितना बड़ी स्पेस मिलेगी उतनी जगह वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उतनी जगह वो फैल जाते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी आप इसको स्पेस देखो, छोटी डिब्बी में रखोगे तो वो छोटी जगह घूमते रहेंगे। अगर आपको उसको डिब्बी का ढक्कन खोल दोगे तो जितनी उनको पूरा कमरा मिल जाएगा वो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाएगी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। तो आप जल्दी से मुझे इसके आंसर दीजिए। फिर ना मैम डैश हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो 3 स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैस में से किसका फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम होता है? सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का? सॉलिड का, राइट। द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन एंड हैंस पजेस। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। इसका मतलब उनके पास क्या है? उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, राइट। यहाँ पे आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड डैश बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड या गैस होगा, वो किस तरीके से डिसाइड कर होता है? वो इस हिसाब से डिसाइड होता है कि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितनी है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तो एक ब्लैंक में आएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और दूसरे ब्लैंक में आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट, डैश एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। कौन सी चीज़ हमको एक्सप्लेन करती है बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स? काइनेटिक थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 में आंसर आएगा, काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। नेक्स्ट, द इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डैश इन गैसेस। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरपार्टिकल या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के केस में वो क्या है? मिनिमम है ना, सबसे कम है। स्पेस सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम आएगा। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा सॉलिड, सेकंड ब्लैंक में आएगा काइनेटिक एनर्जी, थर्ड ब्लैंक में आएगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्थ में आएगा आपका काइनेटिक थ्योरी और फिफ्थ में आपका आएगा मिनिमम, राइट। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर। The change of state of matter depends on the intermolecular space between their molecules and the intermolecular force present between the particles of solid, liquid and gases। मैटर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे कन्वर्ट होता है, जैसे आपने आइस को रख दिया आपने रूम टेम्परेचर पे तो वाटर बन जाएगी, वाटर को आप बॉयल करते हो तो वो स्टीम में बन जाते हैं या गैस में बन जाती है, वेपर्स में बन जाते हैं। तो वो कैसे उसका स्टेट बदलता है वो डिपेंड करता है कि उनके पार्टिकल के बीच में स्पेस कितनी है और उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना है, ठीक है ना। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और ये भी स्टेट इस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है।
लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले क्वेश्चन उन्होंने थिंकिंग फाउंटेन में डाल रखा है, वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट साइज एंड शेप बट लिक्विड्स एंड गैसेस डोंट। तो आप ज़रा सोचो, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यों होता है सॉलिड का डेफिनेट साइज और शेप और लिक्विड और गैस का क्यों नहीं होता है। तो इसमें हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे की हेल्प से और काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि सॉलिड्स का डेफिनेट साइज और शेप इसलिए होता है क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। जबकि लिक्विड और गैसेस के केस में क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पोजीशन होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं। लिक्विड थोड़ा बहुत मूव कर सकता है लेकिन गैस कहीं पे भी जा सकता है, राइट। तो आप इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते। नाउ सॉलिड्स, द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स मेजरली वाइब्रेट एट देयर ओन पोजीशंस। जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। Solids consist of closely packed molecules that vibrate at their own position। आप देख रहे हो इस डायग्राम में फिगर 1.4 में जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है और वो अपनी ही पोजीशन से वाइब्रेट कर सकते हैं। दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो आप सॉलिड का याद रखिए कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड है। सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल का साइज़ क्या होगा। जाहिर सी बात है, उनके एक पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, उसके पार्टिकल का साइज़ छोटा होगा तो उसका वॉल्यूम भी कम रहेगा। दे पॉसेस स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड होते हैं उनके केस में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल्सो ड्यू टू द नेग्लिजिबल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड्स दे लैक काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ना के बराबर मूव हो रहे होते हैं, इसकी वजह से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ना के बराबर होती है। इसलिए ये कह भी देते हैं हम कभी कभी कि दे लैक काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स ना के बराबर मूव हो रहे होते हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड। सॉलिड में कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिपेंड करती है कि उस वक्त सॉलिड का टेम्परेचर क्या है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल। जो तुम्हारा सॉलिड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, देखो आप डायग्राम देखो 1.4, सॉलिड के बीच में जो स्पेस है वो आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा है ना, इसलिए इन्होंने बोला है कि जो स्पेस है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं सॉलिड की, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे से, इससे अरेंज होते हैं, वही चीज़ बार बार बोलते हैं इसको। और एक बार अगर आप समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट तो आप फिर इसको अपने ओन वर्ड में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आपने एक सॉलिड का तैयार कर लिया, बस उसी के बेसिस में आप लिक्विड और उसी के बेसिस में आपको गैसेस करने हैं, बस ज़रा ज़रा सा आपको अंतर करना है, ठीक है ना। तो हमने बस मेन देखने वाली बात क्या है कि सॉलिड के केस में फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है। वॉल्यूम कितना होगा सॉलिड का डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज़ कितना है। सॉलिड के केस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लो होती है। और उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि सॉलिड का टेम्परेचर कितना है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और जो स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है सॉलिड के केसेस में वो नेग्लिजिबल होती है। नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स लिक्विड्स, द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर विद द लिक्विड। लिक्विड के अंदर ही जो पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं, है ना। तो लेकिन लिक्विड को छोड़ के नहीं जाएंगे, वो लिक्विड के अंदर ही आपके पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लिक्विड की होती है। आप फिगर 1.5 को देखिए, इसमें आपका पार्टिकल्स आप देख रहे हैं। लिक्विड कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स विच आर इन रैंडम मोशन एंड मेंटेन्स द वॉल्यूम। जो लिक्विड होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड रहते हैं और वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल एक जगह फिक्स है ही नहीं, वो कभी यहाँ जा रहा है कभी वहाँ जा रहा है, जिसकी वजह से उसका शेप फिक्स नहीं होता है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स रहता है। The volume of liquid depends on the size of the particle. This in turn affects the properties of liquid. वॉल्यूम कितना होगा लिक्विड का डिपेंड करता है कि उसका पार्टिकल का साइज ज़्यादा कितना है ना। पार्टिकल का साइज ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और उस हिसाब से फिर प्रॉपर्टी भी लिक्विड की चेंज होती हैं। The decrease in the motion of the molecules of liquid allows the interparticle force of attraction to act, which significantly affect the properties of liquid. अगर ये मॉलिक्यूल्स का अगर मोशन कम होगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है।
तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी फिर चेंज हो जाएंगी। लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है फिक्स्ड होता है, लेकिन वो जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। वो जो भी कंटेनर में आप डालोगे उसका शेप ले लेगा। आप ग्लास में डालो ग्लास की जैसे हो जाएगा, जग में डालो जग की तरह हो जाएगा, आप सिलेंडर में डालो सिलेंडर की तरह हो जाएगा, ठीक है, मतलब सिलेंड्रिकल वेसल में डालो तो उसकी तरह ही हो जाएगा। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी इन पार्टिकल्स के अंदर वो भी डिपेंड करती है कि लिक्विड का टेम्परेचर कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। The intermolecular space in liquid is more than that in solids and the molecules are less closely packed. जो intermolecular space होता है लिक्विड में वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और जो स्पेस होता है लिक्विड में वो सॉलिड से ज़्यादा होता है, और ये लेस क्लोजली पैक्ड, मतलब इतने पास पास नहीं होते, इधर दूर दूर होते हैं। इसके दो कैसे पास पास हैं सारे पार्टिकल्स, लेकिन इसके पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर हैं। इसका होता है इनकी जो बीच में स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट गैस, इसका फिगर देखो 1.6। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज आर इन कॉन्स्टेंट मोशन। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी लगातार मूव करते रहते हैं, और लिक्विड के कंपैरिजन में और तेजी से मूव करते रहते हैं। द मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। These molecules consist of intermolecular force of attraction between them. However, the kinetic energy present in gases is much more than the intermolecular force present between the molecules. Actually, इनके बीच में भी, इन molecules के बीच में भी force of attraction रहता है, लेकिन इनके पास kinetic energy इतनी ज़्यादा होती है कि वो force of attraction बहुत ही negligible होता है. This cause the gas to spread easily and faster when kept in open as compared to solid and liquid. इसी वजह से जब हम गैस को अगर ओपन में खोल देते हैं गैस की बॉटल, तो पूरे उसमें वो फैल जाता है। सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में जो गैस होता है वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी वीक होता है, और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये दूर दूर भाग जाते हैं। दिस इज फर्दर एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज लार्ज एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। इन जो गैस होती है इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। रैंडम मतलब क्या होता है? हर एक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी टॉप, कभी डाउन, राइट, इस तरह से मूव करते रहते हैं। इसको जिग जैग जो मोशन होता है ना, इसके एक टर्म भी होता है, ब्राउनियन मोशन कहते हैं इसको। तो क्योंकि जो जिग जैग मोशन है, इसको जिस साइंटिस्ट ने इस मोशन के बारे में पता लगाया था उनका नाम रॉबर्ट ब्राउन था, उन्हीं के नाम से इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं। तो जिग जैग या रैंडम मोशन में तो जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो काफ़ी होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। सिंस द पार्टिकल्स आर स्मॉल, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम इज आल्सो स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए जो इनका जो टोटल वॉल्यूम को देखा जाए तो उसके हिसाब से जो तुम्हारा हर एक पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो काफ़ी कम होता है। सिंस द पार्टिकल्स आर स्मॉल, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम इज ऑल्सो स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। जितना टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है उसके हिसाब से जो गैस के पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होता है। दिस पार्टिकल नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। ये पार्टिकल आपस में ना अट्रैक्ट करते हैं ना रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में स्पेस जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। नाउ थिंकिंग फाउंटेन ने फिर एक क्वेश्चन पूछा है, नेम द फैक्टर्स ऑन विच द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड। तो ये फैक्टर्स के बारे में आप बताइए सोच के कि किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। The collisions are elastic in nature, that is they take place within a negligible span of time and no loss of kinetic energy occurs. ये जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपस में कोलाइड होते रहते हैं, टकराते रहते हैं, लेकिन ये टकराना क्या इलास्टिक नेचर का होता है, नहीं टकरा के वापस अपनी जगह पे आ गए फिर दूसरी जगह पे चले गए, इस तरीके से होता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी डिपेंड करता है उसका टेम्परेचर कितना है। जैसे सॉलिड और लिक्विड के केस में होता है कि अगर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन गैस इज मैक्सिमम। इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मिनिमम होता है। ओके नौ, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है तो हम फिर एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आया, राइट। हम ट्रू एंड फॉल्स के रूप में इसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, the particles in solids majorly vibrate at their own position. Majorly vibrate at their own position. जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं क्या वो अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं अधिकतर? यस, ट्रू, इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट, सॉलिड possess weak इंटर-पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड्स के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है? नो, फॉल्स, स्ट्रॉन्ग होता है। थर्ड, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेक अप द शेप ऑफ अ कंटेनर।
लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है और वो कंटेनर का शेप ले लेता है. यस, ट्रू. थर्ड वन इज ट्रू. फोर्थ, the average kinetic energy of molecules in liquid is inversely proportional to the temperature of the liquid. kinetic energy और temperature के बीच में inverse relation होता है. inverse relation मतलब क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है. नहीं, false. इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा टेम्परेचर, या आप ऐसा बोलो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, और जितना कम टेम्परेचर होता है उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, तो फोर्थ वाला आपका जो है वो फॉल्स है. Fifth, a gas consists of a large number of molecules moving in random direction. Yes, this is true. ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि रैंडमली मूव करते हैं. ठीक है, now moving further, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. अब आपको पता है कि स्टेट ऑफ मैटर बदलते तो हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होते हैं. सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो वाटर का ही होता है, कि वाटर आइस में भी होता है, वाटर के रूप में भी होता है, और वो वेपर्स या स्टीम के रूप में भी होता है. तो इसी को हम पढ़ने वाले हैं, इसके साथ अलग अलग टर्म्स हैं, उस टर्मोलॉजी को हम ध्यान देंगे. द चेंज ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज नोन एज चेंज ऑफ स्टेट. जब किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट बदलता है, मतलब वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस फिनोमेना को हम चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं. चेंज ऑफ स्टेट of any substance depend upon the motion of its molecules and forces which holds the molecule together. चेंज ऑफ स्टेट होगा किसी भी सब्सटेंस पर, डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उनका मोशन कितना है, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कितना है. जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना कम वो मूव करेंगे, और जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वो मूव करेंगे. When a solid is heated, its molecules gain. तो अब ये एक्सप्लेनेशन दिया है, अब इसको ध्यान से सुनो आप. When a solid is heated, its molecules gains kinetic energy and become active. जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनका जो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब उन जैसे तुम जैसे खाना खाते हो तो तुम में एक्टिव हो जाते हैं ना, फिर खेलने की शक्ति आती है और कस के आप दौड़ते हो या खेलने लगते हो. उसी तरीके से जब सॉलिड को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है और वो एक्टिव हो जाते हैं. द मॉलिक्यूल्स ट्राई टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब ये इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं. सो दे वाइब्रेट फास्टर एंड स्टार्ट टू मूव एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम इंक्रीजेज. तो जब उनको हीट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं और बहुत तेज़ी से वो वाइब्रेट करने लगते हैं, और वो उनके बीच की जो स्पेस होती है वो बढ़ने लगती है. एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेज सो डज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेज. और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, उसको हीट करते जाओगे, तो क्या होगा, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता चला जाता है, और जो स्पेस होता है वो बढ़ता चला जाता है. Eventually the solid changes to liquid and on further heating the molecules gain more kinetic energy. और इवेंचुअली क्या होता है, आप सॉलिड को हीट करते जाओगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर जाएगा और उनकी स्पेस बढ़ जाएगी, और सॉलिड तुम्हारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा. और आप हीट दोगे तो वो और काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करो और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज इवन मोर. अब आपने और हीट किया उसको, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, और फाइनली वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही वीक हो जाएगा और स्पेस मैक्सिमम हो जाएगी. The molecules move randomly and the intermolecular force of attraction decreases gradually. After a point, the intermolecular force becomes so weak that liquid changes to gas. एक समय ऐसा आएगा, आप हीट करते जाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, उनका मोशन, रैंडम मोशन का जो स्पीड है वो बढ़ता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा और स्पेस बढ़ता जाएगा, और तुम्हारा जो मैटर है उसका स्टेट बदलता जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फाइनली वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक इसी का उल्टा होता है व्हेन द टेम्परेचर इज डिक्रीज. जब आप डिक्रीज करते हो, यानी कि आप चीज़ को ठंडा करते हो, तो क्या होगा, जैसे आपने गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो उनका जो मॉलिक्यूल्स होगा, उनका जो रैंडम मोशन है वो डिक्रीज होगा, तो उनके जो बीच की जो स्पेस होगी वो कम होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो इंक्रीज होगा, तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. अब लिक्विड को और ठंडा करोगे तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी तो उनका मोशन और स्लो हो जाएगा. जब स्लो हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और स्पेस जो हो जाएगी वो घट जाएगी, तो लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड का. तो अब अगर आपने पहला वाला पैराग्राफ याद कर लिया, तो आप फिर जैसे सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस अगर आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो उसी का अगर आप अपोजिट लिख देंगे तो आप ये भी एक्सप्लेन कर पाओगे कि गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कैसे कन्वर्ट होता है. एज अ रिजल्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them increases and the molecule come close together, leading to the decrease in the intermolecular force. When continued cooling, the intermolecular space decreases to reach an extent
वेयर अ गैस चेंजेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो वही जो मैंने समझाया कि तुम जिस तरह से उसको ठंडा करते जाओगे उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और उसका जो स्पेस होता है वो कम होता जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारा जो मैटर है वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में आ जाएगा। अब ये फिगर 1.7 पे आप ध्यान दो, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इसमें हमने देखा सबसे पहले हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ऊपर जो लाइन लिखी है ना फ्यूजन, उसको फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। इसी का अपोजिट जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, है ना। जैसे अगर आपकी आइस क्यूब मेल्ट हुई तो वो वाटर में कन्वर्ट हुई, तो मेल्टिंग बोलो या फ्यूजन बोलो सेम है। उसी तरह से आपने वाटर को अगर फ्रीजर में रख दिया तो वो आइस में बन गया, मतलब वो सॉलिडिफाई हो गया, यानी कि सॉलिडिफिकेशन हो गया। सिमिलरली जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। उसी तरीके से सॉलिड गैस में भी डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकती है। जनरली जो सब्सटेंस होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड वाली स्टेट में आते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो जब सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, और जब वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो अब हम ये सारी डेफिनेशन को 1 by 1 देखते हैं, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। The different terms related to the process involved in change of state of matter are as follows। कौन कौन से terms है वो हम 1 by 1 पढ़ते हैं। पहला है boiling। The process of change of a liquid into its gas state at a fixed temperature is called boiling। देखो इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये boiling लिखो तो तुमको ये फिक्स टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है। बॉइलिंग वो प्रोसेस है जब लिक्विड तुम्हारा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है एक फिक्स टेम्परेचर में, इसको कहते हैं बॉइलिंग। मतलब जब तुम्हारा लिक्विड बॉईल करना शुरू होता है ना तो थर्मामीटर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो बढ़ता नहीं। जैसे हमने बोला कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है, जैसे ही तुम्हारा वाटर को गर्म करते हो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो वाटर स्टीम में बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक पूरा वाटर स्टीम में नहीं बदल जाएगा तब तक थर्मामीटर में उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा, भले ही तुम्हारी गैस लगातार चालू क्यों ना हो, ठीक है ना। वो जो आपने एक्स्ट्रा हीट जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो जाती है वो अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो हीट स्पेंड हो जाती है, ठीक है ना। तो बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू इट्स गैसियस स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग वो प्रोसेस है जब तुम्हारा लिक्विड गैसियस स्टेट में बदलता है एक फिक्स टेम्परेचर में। नेक्स्ट, फ्रीजिंग। The process of change of liquid into its solid state on cooling is called freezing। freezing क्या होता है, जब लिक्विड सॉलिड में बदलता है ठंडा करने पे तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं। melting, the process of change of a solid into its liquid state at a fixed temperature is called melting। melting वो प्रोसेस है जब सॉलिड लिक्विड में बदलता है फिक्स टेम्परेचर में, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। जब सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है तो उसको मेल्टिंग कहेंगे। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ गैस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब गैस तुम्हारा लिक्विड में बदलता है तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन की डेफिनेशन काफ़ी पूछी जाती है, प्लीज़ उसको याद करना। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी बार डिफाइन करने को आता है और सब्लिमेशन भी काफ़ी बार आता है, तो उसको इन डेफिनेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। Sublimation, the process of change of a solid to its gaseous state directly without changing into a liquid state is known as sublimation। sublimation वो process है जब solid directly gaseous state में convert होता है without undergoing लिक्विड स्टेट। इसका एग्जाम्पल दे सोच सकते हो, जैसे कपूर, जब कपूर या कैम्फर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, या हमारी जो नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, जब हम कपूर जलाते, कभी देखा पूजा में जब कपूर जलाते हैं तो डायरेक्टली उसका धुआं निकलता है, वो लिक्विड स्टेट में नहीं आता, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में गया विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। उसी तरह डिपोजिशन इसका अपोजिट होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू इट्स सॉलिड स्टेट डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डिपोजिशन। उसी तरह की जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है लिक्विड स्टेट में जाए बिना, तो फिर इसको क्या कहते हैं हम, डिपोजिशन। जैसे सपोज करो ये धुआं जो उड़ रहा है, इस धुआं को तुम कलेक्ट कर लो, तो ये धुआं बिना लिक्विड स्टेट में जाए दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होकर पाउडर से बन जाएगा, ऐश जो हो जाता है, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो डिपोजिशन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसी पे बेस्ड उन्होंने एक्टिविटी दी है, टू एक्टिविटी 1.1। इसका एम क्या है, टू ऑब्जर्व चेंज व्हेन आइस मेल्ट। जब आइस मेल्ट होती है तो किस तरीके से बदलाव आता है, क्या क्या मटेरियल चाहिए, एक ग्लास बीकर चाहिए, कुछ आइस क्यूब चाहिए और थर्मामीटर चाहिए। प्रोसीजर क्या है, टेक सम आइस क्यूब इन अ ग्लास बीकर, ये आपको ग्लास बीकर दिख रहा है, उसमें कुछ आइस के टुकड़े डाल दो, क्यूब्स डाल दो। नोट द टेम्परेचर ऑफ द आइस एवरी मिनट यूजिंग अ थर्मामीटर, थर्मामीटर का यूज़ करके हर एक मिनट पे से टेम्परेचर रिकॉर्ड करो।
ड्रॉ टेम्परेचर टाइम ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ को प्लॉट करो और अपना ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखो। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड इवेंचुअली चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। आप देखोगे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा वैसे तुम्हारी आइस मेल्ट होने लगेगी और फाइनली वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इजी है। एक बार रट लो, 8th में भी काम में आएगा, 9th में भी काम में आएगा और 10th में भी काम में आएगा। तो ये एक ऐसा लॉ है जो जनरली पूछ लेते हैं अगर ये टॉपिक से क्वेश्चन बना तो। The law of conservation of mass states that mass can neither be created nor destroyed. Law of conservation of mass ये कहता है कि जो मास होता है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब यही एक लाइन है, एज इट इज़ आपको लिख के आना एग्जाम में। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। द मास ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन द सेम ड्यूरिंग चेंज। एक्चुअली कोई भी जब चेंज होता है तो चेंज के पहले और चेंज के बाद जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर आपने कोई भी चीज़ चेंज के पहले 50 ग्राम ली है, अगर आपने आइस ली है 50 ग्राम, तो मेल्ट होने के बाद वाटर भी वो 50 ग्राम ही बनेगा। ठीक है, उसका वेट चेंज नहीं होगा। अगर आपने कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ उड़ने नहीं दी थी, अगर आपने एक क्लोज सिस्टम में आप कोई कन्वर्जन करते हैं और आपकी कोई भी चीज़ एटमॉस्फेयर में उड़ के नहीं जाती है तो आपका देखना आप बिफोर और आफ्टर द चेंज मास कांस्टेंट रहेगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। कंजर्व रहता है मतलब कोई भी चेंज हो रहा है उसके पहले और उसके बाद का मास सेम रहेगा। द डेंसिटी ऑफ मैटर एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मैटर में वेरी विद इन द सिस्टम बट द मास रिमेन कांस्टेंट। 3 चीज़ें होती हैं, डेंसिटी, वॉल्यूम और मास। जब मैटर का स्टेट बदलता है तो उसकी डेंसिटी और वॉल्यूम तो बदल सकती है, मतलब डेंसिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स बिकॉज द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आर स्टेबल। ये क्यों होल्ड है, ये क्यों लागू होता है ये लॉ? इसलिए क्योंकि जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, मतलब जो भी हमको नेचर में नेचुरली मिले हैं जो एलिमेंट्स, और अधिकतर हमको नेचुरली मिले हैं, वो स्टेबल हैं। ठीक है ना। द एटम इज ऑल्सो नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमने पहले भी पढ़ा है कि एटम, क्योंकि एटम को हम ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय, तो हम मैटर को भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो चीज़ है तो है और जो चीज़ नहीं है तो वो नहीं है, उसको आर्टिफिशियली आप नहीं बना सकते हो, राइट। The substance may show changes in size, shape, kinetic energy and other properties during a physical change, but the total mass of the substance remains the same. अगर कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है तो सब्सटेंस का साइज बदलेगा, शेप बदलेगा, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी और प्रॉपर्टीज उसकी बदलेंगी फिजिकल चेंज में, लेकिन मास बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज आपको मास सेम मिलेगा। ठीक है, तो नो योर साइंटिस्ट, इसको हम फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। हम कुछ एग्जाम्पल अभी देखते हैं, उसके पहले हम जरा ये बॉक्स पढ़ लेते हैं। एक साइंटिस्ट के बारे में इसमें बताया है, एंटोइन लेवोसियर in the late 18th century rediscovered the law of conservation of mass. He described the law as a fundamental principle of physics. इन्होंने इसी लॉ को दोबारा फिर रीडिस्कवर किया था 18th सेंचुरी में और फिर इन्होंने इसको प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में इन्होंने इसको अप्लाई किया था, मतलब फिर फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ाया। तो आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तब भी ये लॉ आपके सामने आएगा, तो आप समझ जाना ये वही वाला लॉ है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। या एटम्स में लगा दो तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ओके, नाउ जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिए। उन्होंने बोला कि अगर आपने ऑन मिक्सिंग 30 ग्राम ऑफ आइस विथ 50 ग्राम ऑफ वाटर, द रिजल्टिंग मिक्सचर फॉर्म्ड आफ्टर सम ड्यूरेशन विल बी वाटर, द मास ऑफ वाटर विल बी 30 ग्राम प्लस 50 ग्राम इक्वल्स टू 80 ग्राम। मतलब ये बोल रहा है कि आपने एक ग्लास में 30 ग्राम आइस लिया और 50 ग्राम वाटर लिया, टोटल कितना हुआ 30 प्लस 50 कितना हुआ 80। तो जब आइस पूरी तरीके से उस पानी में डिजॉल्व हो जाएगी ना तो आपका जो वाटर पूरा पानी बन जाएगा, तो कितना पानी का वेट हो जाएगा 80। तो वो 80 कैसे हुआ 30 प्लस 50 इक्वल्स टू 80, यानी कि मास नहीं बदला ना, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रिंसिपल इसमें अप्लाई हो गया। सेकेंडली, व्हेन अ वुड इज बर्न्ड द एशेस फॉर्म। जब तुम लकड़ी को जलाते हो तो राख बनती है, ऐश बनती है। द मास ऑफ द बर्न वुड इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द रेसिडुअल ऐश फॉर्म्ड। लेकिन भाई इस केस में तो लकड़ी भारी होती है, लेकिन जो ऐश बनती है उसका वेट तो उतना नहीं होता है। तो भाई अब तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहाँ गया? आप तो कह रहे थे कि मास पहले और बाद में बराबर होता है।
भाई मास तो बराबर होता है, लेकिन जब आप वुड को जलाते हो और ऐश बनती है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि उसमें बाकी जो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, या बाकी जो गैसेज होती है वो उड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उसके मास में डिफरेंस आ जाता है। देखो, व्हेन वुड इज बर्न्ड इन एयर, ऐश इज फॉर्म्ड। द मास ऑफ द बर्न्ड वुड इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ द रेसिडुअल ऐश फॉर्म्ड। इन दिस केस वी कंपेयर द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। ठीक है ना, जैसे मैंने देखा वुड है प्लस O2 मतलब एयर की प्रेजेंस में आपने इसको जलाया तो ऐश बन गया। ऐश में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अब इसको इस बॉक्स समझो, टोटल मास तो आप बिफोर चेंज आपका टोटल मास ऑफ द वुड लोगे और जितना ऑक्सीजन आपने यूटिलाइज किया, तो ये तो हो गया आपका बिफोर बर्निंग। जब आप इसको बर्न कर दोगे तो अब आप कौन कौन सा मास लोगे, आप मास लोगे ऐश का, और वो जो गैसेस जो निकली हैं, जो हवा में रिलीज हो गई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धुआं उड़ता है ना जब लकड़ी जलाते हो, जो धुआं है तो उस धुएं में क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर वेपर। अगर तुम इस धुएं को कलेक्ट कर लोगे ना, तो तुम देखना कि लकड़ी जलने के बाद और लकड़ी जलने के पहले जितना मास था वो सेम होगा। वो हमको सिर्फ डिफरेंस इसलिए लगता है क्योंकि ये जो गैसेस जो उड़ी ना, उसको जलाने से वो हवा में लॉस्ट हो जाती हैं, तो हमको लगता है अरे इसका तो मास कम हो गया, अरे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे भी अप्लाई होता है, बशर्ते आप इन गैसेस को एक्सकेप ना होने दें, आप इसको कलेक्ट कर लें, तो फिर आप कंपेयर करोगे तो वुड का मास और ऐश और इन गैसेस का मास मिला के सेम हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर, magnesium oxide, that is a white solid, is formed. In this case we compare the total mass of the reactants and the products which comes out to be equal. मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, वो हमने ले लिया 48 ग्राम, उसको हवा में जलाया, मतलब हमने ऑक्सीजन में जलाया, ऑक्सीजन की का वेट है 32 ग्राम। जब हमने इसको जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब तुम 48 + 32 करो तो कितना होता है 80, और जब तुम्हारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा वो भी 80 ग्राम होगा। तो यानी कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन मास इज सेम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे अप्लाई हो गया। The total mass during a chemical change or chemical reactions remain constant. In other words, mass of reactant at the start of a chemical reaction will be equal to the mass of the product at the end of the chemical reaction. मतलब total mass तुम्हारी chemical change में और chemical reaction में constant रहते हैं, मतलब reaction के start होने के पहले और reaction होने के बाद, मतलब reactant का और product का जो mass होगा वो बराबर होगा। There occurs a rearrangement of atoms in the reactants from product. Actually जो reactant के जो atoms होते हैं वो rearrange करके नए product बना लेते हैं, ठीक है ना। These molecules break apart and new ones combine together to form the product, but the atoms in the product, ये जो atoms होते हैं वो जो reactant के atoms होते हैं वो टूट के प्रोडक्ट के एटम्स में अरेंज हो जाते हैं और वो नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। लेकिन बिफोर और आफ्टर जो इनकी formed are the same as the one present in the reactants, thereby conserving the total mass. Hence we can say that the total mass of the reactant is equal to the total mass of the product in a chemical reaction. तो chemical reaction में भी total mass जो होता है reactant का product का वो equal होता है, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.2। एम क्या है इस एक्टिविटी का, टू शो दैट द टोटल मास रिमेन्स सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। हम इस एक्टिविटी से ये प्रूव करना चाहते हैं कि फिजिकल चेंज में आपका टोटल मास सेम है, मतलब बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज। आपने आइस क्यूब लिया, एक सीलेबल प्लास्टिक बैग लिया, यानी कि जो प्लास्टिक बैग जिसको सील कर सकते हो, एक मेजरिंग स्केल लिया। प्रोसीजर क्या है, टेक अ सीलेबल प्लास्टिक बैग एंड कीप एन आइस क्यूब इन इट। एक प्लास्टिक बैग लो और उसमें आइस क्यूब डालो, उसको सील कर दो, मतलब उसको पैक कर दो ताकि कुछ भी चीज़ बाहर उड़ के ना जा सके। मेजर द मास ऑफ द आइस क्यूब एंड द प्लास्टिक बैग। अब आइस क्यूब और प्लास्टिक बैग को एक साथ मेजर कर लो आप। कीप द बैग असाइड एंड वेट अंटिल द आइस क्यूब मेल्ट्स। अब इस आइस बैग को जिसमें ये बैग जिसमें आइस क्यूब रखा है, इसको अब एक तरफ रख दो तब तक जब तक पूरा आइस क्यूब मेल्ट ना हो जाए इसके अंदर। मेजर द मास ऑफ द प्लास्टिक बैग अगेन व्हेन द आइस हैज़ मेल्ट। अब फिर से इस प्लास्टिक बैग को तुम मेजर करो जब आइस पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। कंपेयर द मास ऑफ द प्लास्टिक बैग विद आइस क्यूब इन इट एंड व्हेन द आइस क्यूब हैज़ मेल्टेड। तो पहले कितना वेट आया था और मेल्ट होने के बाद कितना वेट आया उसको कंपेयर करो और उसको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द आइस क्यूब चेंजेस इट्स फॉर्म्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बट देयर इज नो चेंज ऑफ मास इन्वॉल्व। तुम ये देखोगे कि आइस क्यूब ने अपना स्टेट तो बदल दिया
वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गई, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, लेकिन मास उसका पहले जितना था उतना ही बाद में आया, मतलब आइस के रूप में उसका मास जितना था वाटर बनने के बाद भी उसका मास उतना ही हुआ। Hence, it can be concluded that substance change their forms during a physical change, but the total mass remain constant. मतलब हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज में सब्सटेंस अपना फॉर्म तो बदलते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज में सब्सटेंस अपना फॉर्म तो बदलते हैं, लेकिन उनका मास सेम रहता है। ठीक है, अब दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3, टू शो दैट द टोटल मास रिमेन सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अभी तो हमने ये एग्जाम्पल फिजिकल चेंज का लिया, अब हम केमिकल चेंज में इस लॉ को प्रूव करते हैं। तो उन्होंने बोला एक 20 ml वाइनेगर लीजिए, विनेगर जो आप अपने उसमें चाउमीन वगैरह डालते हो ना, सिरका, उसी को विनेगर कहते हैं। तो 20 ml वाइनेगर लिया, 2 कप्स लिए, अ सीलेबल प्लास्टिक बैग लिया। प्रोसीजर क्या है, टेक 20 ml वाइनेगर इन अ कप एंड मेजर द मास ऑफ द कप विद विनेगर। कप में विनेगर डालो 20 ml और कप के साथ उस विनेगर को आप वेट कर लो कितना इसका वेट है, मास कितना निकला। सिमिलरली टेक 10 ग्राम बेकिंग सोडा इन अनदर कप एंड कीप इन अ सीलेबल प्लास्टिक बैग। और एक 10 ग्राम बेकिंग सोडा लो और उसको प्लास्टिक बैग में रख दो और उसको सील कर दो। मेजर द मास ऑफ द प्लास्टिक बैग कंटेनिंग द कप। अब इस प्लास्टिक बैग का मास मेजर करो जिसमें कप रखा हुआ है। ठीक है, now keep the cup containing vinegar inside the plastic bag that consists of cup containing a baking soda। अब क्या करो, ये जो कप जिसमें विनेगर था वो उसी प्लास्टिक बैग में डाल दो जिसके अंदर तुम्हारा बेकिंग सोडा रखा हुआ है। आपने एक प्लास्टिक बैग में कप डाला, उसमें बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, उसी प्लास्टिक के अंदर आप दूसरा कप रख दो जिसमें आपने 20 ml विनेगर रखा था। केयरफुली विदाउट ओपनिंग द सील ऑफ द बैग पोर द विनेगर इनटू द कप कंटेनिंग बेकिंग सोडा। अब बिना सील को ओपन किए विनेगर को बेकिंग सोडा में डाल दो, बेकिंग सोडा वाले कप में डाल दो। नाउ मेजर द मास ऑफ द सील्ड प्लास्टिक बैग। अब पूरी सील्ड प्लास्टिक बैग का आप मास देखो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड कंपेयर द मास ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो और मास को कंपेयर करो कि रिएक्शन के पहले क्या मास था और प्रोडक्ट बनने के बाद क्या। एक्चुअली क्या करना है, आपने 2 कप लेने हैं, एक कप में आपको 20 ml विनेगर डालना है और दूसरे कप में आपको 10 ग्राम बेकिंग सोडा डालना है। आपको विनेगर वाला कप का भी वेट मेजर कर लेना है, आपको बेकिंग सोडा वाले कप का भी वेट मेजर कर लेना है। अब आपको एक सील्ड प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें बेकिंग सोडा का कप डालो और विनेगर वाला कप डाल लो और आप इसको सील कर दो। आप सील्ड वे में ही सील्ड करते वक्त, मतलब जब जो सील्ड है, बंद है, उसी में आप कोशिश करो कि आप विनेगर को बेकिंग सोडा के अंदर डाल दो। विनेगर जो जिस कप में विनेगर है उसको उठा के आप बेकिंग सोडा वाले कप में डाल दो। तो जब विनेगर आपका बेकिंग सोडा से मिलेगा तो उनके बीच में रिएक्शन होगा, ठीक है, और आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका मास लो, जब रिएक्शन हो गया तब आप इसका मास लो। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व द रिएक्टेंट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट बट देयर इज नो चेंज इन मास इन्वॉल्व। आप ये देखोगे कि रिएक्टेंट मतलब विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में मिल गए हैं और प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन मास जो पहले था वही बाद में रहा। Conclusion, it can be concluded that reactants take part in chemical reaction to form new products but the total mass remain constant। मतलब इसमें भी यही देखने को मिलेगा कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का था वो बराबर है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो यानी कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया। आई होप आपको समझ में आया है ये एक्टिविटी। अब एक्टिविटी 1.4, to show that the total mass of the reactant is equal to the total mass of the products in a chemical reaction between barium chloride and sodium sulfate। अब इस एक्टिविटी में ये बताना है कि आपने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनके बीच में रिएक्शन करवाया और रिएक्शन के बाद में प्रोडक्ट बना, लेकिन रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का जो मास था वो सेम है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, कॉक चाहिए, कॉक मतलब ढक्कन जिससे आप फ्लास्क को बंद कर दो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट चाहिए जिनके बीच में आप रिएक्शन करवाने वाले हो, और एक मेजरिंग स्केल चाहिए जिसमें आप वेट मेजर करोगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, टेक अ कोनिकल फ्लास्क एंड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड वाटर इन द फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क है ना, ये दिख रहा है, इसके अंदर तुमने बेरियम क्लोराइड और वाटर का सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, पानी और बेरियम क्लोराइड को मिला दिया, तो आपका बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन इट। अब उसी तरीके से आप एक टेस्ट ट्यूब लो, उसमें सोडियम सल्फेट और वाटर डालो तो सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। Slide the test tube which is half filled with sodium sulfate solution carefully inside the conical flask which contains barium chloride solution। अब इस टेस्ट ट्यूब को धीरे से उस कोनिकल फ्लास्क में डाल दो जिसमें बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, आपने धीरे से उसको डाल दिया। सील द कोनिकल फ्लास्क विद द कॉर्क टाइटली। अब ऊपर से ढक्कन लगा दो अच्छे से। मेजर द मास ऑफ द फ्लास्क व्हेन इट्स कंटेंट
विद इट्स कंटेंट यूजिंग अ मेजरिंग बैलेंस। अब इसको आप मेजरिंग बैलेंस पे रखकर आप दोनों का वेट ले लो, मतलब कोनिकल फ्लास्क के अंदर जो आपका बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है उसका, और इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब डाला है उसमें जो सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन है उसका, दोनों का आप कंबाइंड वेट ले लो। नाउ लिफ्ट द फ्लास्क इन योर हैंड एंड केयरफुली टर्न इट अपसाइड डाउन। अब फ्लास्क को उठाओ, कोनिकल फ्लास्क को, ये बंद है, इसका कॉर्क लगा रखा है आपने, अब उसको आप उल्टा कर दो। उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, आपका बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में मिक्स हो जाएगा, है ना। तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, द सोडियम सल्फेट सोल्यूशन पोर्स आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड गैट्स मिक्स विद द बोरियम क्लोराइड सोल्यूशन। आपका जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सोडियम सल्फेट सोल्यूशन है वो निकल के बाहर आके बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा और दोनों में आपस में रिएक्शन होगी। द रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड द बेरियम क्लोराइड एंड इन टर्न बेरियम सल्फेट एंड द सोडियम क्लोराइड आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो क्या होगा, जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेरियम क्लोराइड की जगह बेरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, मतलब ये आपस में रिएक्ट होकर बेरियम का सल्फेट बन जाएगा और सोडियम का क्लोराइड बन जाएगा। प्रोसीजर क्या हुई, यूजिंग द मेजरिंग बैलेंस वंस मोर मेजर द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट। अब इस रिएक्शन को होने के बाद दोबारा आप मेजर कर लो कि आप कितना वेट है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द मास ऑफ द कोनिकल फ्लास्क एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट आफ्टर द रिएक्शन। तो रिएक्शन के पहले जितना मास था उतना ही मास रिएक्शन के बाद आएगा। तो दिस शोज that the total mass of the reactants remain same as the total mass of the products in a chemical reaction। तो इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में भी जो टोटल मास था रिएक्टेंट का और जो टोटल मास हुआ प्रोडक्ट का वो दोनों सेम हुए। अच्छा, ये वाला जब एक्सपेरिमेंट करो लैब में तो एक चीज़ ध्यान रखना, बेरियम क्लोराइड इज अ टॉक्सिक केमिकल, मतलब पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। कभी भी केमिस्ट्री लैब में मस्ती नहीं करनी होती है क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। अगर आपने ज़रा भी मस्ती करी तो आप जल सकते हो, चोट लग सकती है और लैब में नुकसान हो सकता है, आग लग सकती है। इसलिए कभी भी केमिस्ट्री लैब में हमको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो टीचर जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रही होती है हम उनको उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कोई भी बदमाशी केमिस्ट्री लैब के अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो कभी कभी बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसीलिए इन्होंने ये बात बोली है कि बेरियम क्लोराइड इज़ अ टॉक्सिक केमिकल। भैया केमिस्ट्री लैब में जाओ, कभी कोई भी केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश मत करो क्योंकि आपको नहीं पता है कौन सा केमिकल जहरीला होता है। मतलब केमिकल इतने जहरीले होते हैं कि अगर आपने उसको मुंह में रखा तो आप मर भी सकते हो। ठीक है ना, इसलिए आप ये भी जो बेरियम क्लोराइड है ये भी जहरीला है, टॉक्सिक है एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बेरियम क्लोराइड शुड बी अवॉइडेड। इसलिए हमको डायरेक्टली इसको हाथ से टच नहीं करना चाहिए। तो टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएगी, आप प्लीज़ हाथ में मत लीजिए, टेस्ट करने की कोशिश मत कीजिए वरना आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जल्दी से आप ज़रा फिल इन द ब्लैंक्स बताइए मुझे। द डैश स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये कौन बोलता है भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट, द डैश ऑफ मैटर एंड द डैश ऑक्यूपाइड बाय द मैटर में वेरी विद इन अ सिस्टम बट द मास रिमेन सेम। हमने पढ़ा था बट द मास रिमेन डैश, मतलब 3 ब्लैंक है। तो हमने पढ़ा है कि जो डेंसिटी और जो वॉल्यूम है, मतलब फर्स्ट ब्लैंक में आएगा डेंसिटी, सेकंड ब्लैंक में आएगा वॉल्यूम और थर्ड ब्लैंक में आएगा कांस्टेंट। मतलब डेंसिटी और वॉल्यूम तो आपको बदल सकते हैं लेकिन जो मास होता है वो रिमेन कांस्टेंट। तो आप इसका फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखो डेंसिटी, सेकंड ब्लैंक में लिखो वॉल्यूम और थर्ड ब्लैंक में आप लिखो कांस्टेंट या रिमेन सेम भी लिख सकते हो। द टोटल मास ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन रिमेन्स सेम या रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक सब चीज़ समझ में आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंट टर्म्स जो हमने थे वो समझ लिए, हमने काइनेटिक थ्योरी समझ ली। 2 और हैं। द टोटल मास ऑफ द डैश इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द डैश इन ए केमिकल रिएक्शन। क्या होगा, द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। 5th है ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से 5 ये हो गए। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप किस टॉपिक पे और समझना चाहते हैं आप वो भी मुझे करिए। हालांकि मैं 8th क्लास क्या तो मैं 1 by 1 हर एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी
और इसके अलावा भी अगर आपको 9th या 10th क्लास का या किसी और 6th 7th किसी भी क्लास का अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से और भी वीडियोस बनाऊं और आपके डाउट्स को क्लियर करूं। मेरा ये मानना है कि एक बार बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर साइंस उतनी टफ नहीं लगती है। नहीं तो अधिकतर बच्चे साइंस छोड़ के कॉमर्स की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ समझ में ही नहीं आती है। कॉमर्स का अपना बेनिफिट है लेकिन साइंस का अपना बेनिफिट है, तो अगर आप समझेंगे इसको तो आपको इतना टफ नहीं लगेगा। और पढ़ाई हम इसी तरीके से मस्ती में करते रहेंगे, इसलिए इस चैनल का नाम है लर्निंग इज़ फन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब पढ़ना है तो ज़रा मन लगा के पढ़ते हैं। इसी में काफ़ी एक्सरसाइजेस वगैरह भी दी गई हैं जिसको अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइजेस भी करने में आसान हो जाएगी। जो चैप्टर के बीच में एक्सरसाइजेस थी वो तो मैंने करवा दी हैं, और अगर आप चाहते हो कि एक्सरसाइजेस भी बात की जो पीछे की एक्सरसाइजेस वो भी आप करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो वो एक्सरसाइजेस भी मैं आपको करवाऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ और उसमें मैं दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो मैं केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, इसी चैप्टर 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।